हेलो एवरीवन। आइए शुरू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 3 विद अ न्यू टॉपिक दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। मीन्स इस टॉपिक में हम जानेंगे कि सिल्क आपका प्रोसेस कैसे हो रहा है, सिल्क बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिल्क बनता कैसे है। अब सबसे पहले सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हमें रियरिंग करनी पड़ेगी। हम किसकी रियरिंग करेंगे? हम करेंगे सिल्क वॉर्म की, यानी वो वॉर्म जो हमें क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिल्क प्रोड्यूस करेंगे। हमें सबसे पहले उसकी रियरिंग करनी पड़ेगी। और ये जो सिल्क वॉर्म है ये किस पे एग ले करेंगे? हमारे मलबरी ट्री के लीव्स पर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हमें सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले किसका पालन करना पड़ेगा? सिल्क वॉर्म का। अब आपका जो सिल्क वॉर्म है वो किस पे रहता है? मलबरी के पत्तों पे। तो ये एग भी कहाँ ले करेगा? मलबरी के पत्तों पे। तो ये सब यानी इसकी प्रोसेसिंग पढ़ने से पहले हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे सिल्क की। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म में सबसे जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज फर्स्ट है, वो क्या है? एग ले। यानी जो आपका सिल्क, जो फीमेल सिल्क वॉर्म है, फीमेल सिल्क वॉर्म वो क्या करेगी? एग्स को ले करेगी किसके ऊपर? लीव्स ऑफ मलबरी ट्री। अब ये एक टाइम पे कितने एग ले करती है? अबाउट 350 एग्स ले करती है। और जो एक एग्स का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डॉट 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 के जैसे होता है, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है। और जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो एक साल में एक ही बार एग को ले करती है, यानी एक साल में वो 350 एग्स ले करती है। अब एग ले कर दिए, कहाँ एग ले किए इन्होंने? मलबरी के लीफ पे। अब ये मलबरी के पत्तों पे अबाउट 35 डेज रहते हैं। ठीक है, 30 से 35 दिन रहते हैं मलबरी के पत्तों पे। 30 से 35 दिन तक ये रहेंगे तो ये खाएंगे भी क्या? मलबरी के लीव्स को। यानी ये जब तक वहाँ 30 से 35 दिन तक रहेंगे तब तक ये मलबरी को लीव्स को खाएंगे। और अपने आप ये ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? ऑटोमेटिक ये खाना बंद कर देंगे। ठीक है, स्टॉप ईटिंग ऑफ मलबरी लीव्स। ये शहतूत के पत्तों को ऑटोमेटिक खाना बंद कर देते हैं। उसके बाद में ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? प्यूपा में। और जैसे जो लीफ है उसके जो साइड्स हैं ये उसमें क्या होते जाएंगे? फोल्ड होते जाएंगे। इसके बाद में जो स्टेज आती है उसको कैकून बोलते हैं। और कैकून के बाद ये किस में चेंज हो जाती है? अडल्ट मोथ में। आई होप आपको लाइफ साइकिल समझ में आई है। आइए एक डायग्रामेटिक हेल्प से हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो एग ले करेगी लीफ ऑफ मलबरी ट्री। देन उसके बाद में जो एग्स हैं वो किसकी फॉर्म में आ जाएंगे? लार्वा की फॉर्म में। ध्यान रहे जो एग्स हैं वो एक टाइम पे जो फीमेल मोथ ले करती है वो 350 होते हैं नंबर में। और ये साल में एक बार
एक बार ही अंडे देती है। उसके बाद में जो एग्स हैं वो डेवलप होके किसकी फॉर्म ले लेंगे, लार्वा की। इसी को हम कैटरपिलर स्टेज भी बोलते हैं, कैटरपिलर स्टेज, और इसी को हम लार्वल स्टेज बोलते हैं। यानी जो एग्स थे वो किस में डेवलप हो गए, लार्वा में। इस स्टेज को हम लार्वल स्टेज कहेंगे। इसी स्टेज पे क्या होता है, जो ये लार्वा है ये क्या खाता रहता है, मलबरी के पत्तों को खाता है। कितने दिन तक, अबाउट 30 से 35 दिन तक ये खाता है और ऑटोमेटिक बंद कर देता है खाना। उसके बाद में वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, प्यूपा में। प्यूपा क्या है, लीव के ये दोनों हिस्से हैं, साइड्स हैं, ये दोनों फोल्ड हो जाएंगे और यहाँ पे जो कैटरपिलर होगा वो अपने आप को इसके अंदर बंद कर लेगा, यानी ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसके बाद में जो प्यूपा है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैकून में। क्यों, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्या रिलीज़ करने लग जाता है, थ्रेड रिलीज़ करने लग जाता है। और ये थ्रेड, अब जो ये थ्रेड को रिलीज़ करता है, ये थ्रेड इसके ऑटोमेटिक ये पूरे को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और ये किसकी फॉर्मेशन में आ जाता है, कैकून की फॉर्मेशन में आ जाता है। यानी प्यूपा के बाद जो स्टेज आएगी वो कैकून स्टेज होती है, जिसमें जो कैटरपिलर है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, कैकून में कन्वर्ट कर लेता है, बाय द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड। अब जो आपका सिल्क थ्रेड है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है हाई अमाउंट में, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसी स्टेज पे इनको निकाल लेते हैं बाहर और इनकी प्रोसेसिंग कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका कैक्यून है वो रिलीज़ करता है एसिड को, जिसकी वजह से इनका कलर प्योर वाइट ना रह के कैसा हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है। किसका, सिल्क थ्रेड्स का, जो इसके बाहर लिपटे हुए हैं। अगर ये सिल्क थ्रेड अगर येलोइश कलर का होता है तो जो एडल्ट मोथ है अपने आप बाहर निकल के और किसकी फॉर्मेशन में किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ये एडल्ट मोथ की फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन इसी स्टेज पे क्या कर लेते हैं, वो यहाँ से प्रोसेसिंग कर लेते हैं। अभी हम उसी की प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। तो एक एसिड रिलीज़ करता है जिसकी वजह से इसका कलर वाइट ना रह के येलो हो जाता है। और इसी येलो कलर से बचने के लिए लोग कैकून से ही क्या कर लेते हैं, सिल्क को ऑब्टेंड कर लेते हैं बिना उसके अडल्ट मोथ में जाने से पहले। मतलब वो आगे लाइफ उसकी यहीं ख़त्म हो जाएगी, अडल्ट मोथ वो बन ही नहीं पाएगा। कुछ एक को ये अडल्ट मोथ बनाते हैं ताकि वो फिर से क्या करे, फीमेल फिर से वो एग को ले करे और ये लाइफ साइकिल चलती रहे। आई होप आपको लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म अच्छे से समझ आई है। अभी हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क सिल्क की प्रोसेस कैसे करते हैं, कैकून से करते हैं। यानी डेवलप मोथ जाने के बाद जो थ्रेड बच जाता है, सिल्क थ्रेड बच जाता है, उससे नहीं करते, कैकून से करते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका कैकून है वो बिल्कुल वाइटिश कलर में होता है। वाइटिश उसके क्या रहते हैं, वाइट उसके क्या रहते हैं, थ्रेड्स रहते हैं सिल्क के। इसीलिए ये क्या रहता है, मार्केट में इसके अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। यानी आपके कैकून में क्या होता है, सिल्कवॉर्म होता है और यहीं से वो सिल्क कैकून को उठा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको या तो स्टीम करते हैं, ठीक है, या फिर बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद क्या करेंगे, उनको सन ड्राइंग कर देंगे।
यानी सबसे पहले वो कैकून को लेंगे, कैकून को लेने के बाद उनको क्या करेंगे, स्टीम देंगे और बॉयल कर स्टीम देंगे या फिर क्या करेंगे, बॉयल कर लेंगे। अब बॉइलिंग या स्टीमिंग के बाद में क्या होता है कि जो मोथ होती है, जो उसके अंदर सिल्क वॉर्म होता है, वो अलग हो जाता है। यानी कैकून में क्या कर लेते हैं, सिल्क वॉर्म तो अलग रह जाएगा और जो सिल्क थ्रेड है, जो राउंड राउंड किसके बाहर लिपटा हुआ था, कैटरपिलर के बाहर लिपटा हुआ था, वो अलग हो जाता है और सिल्क वॉर्म अलग हो जाता है। यानी सिल्क वॉर्म की यहीं क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो यहीं पे मर जाता है जब उसको बॉयल करते हैं तब। और उसके बाद में जब वो थ्रेड अलग हो जाते हैं दैन उसको क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे और इसी को बोलते हैं क्या, रीलिंग ऑफ सिल्क। ड्राई करने के बाद में वो क्या करते हैं, थ्रेड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कलेक्ट करने को ही क्या बोलते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क। तो ये है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। यानी अब एक रीज़न ये भी है कि अगर वो सिल्क मोथ को मतलब मैच्योर ही करवाएं तो वो तो 350 करवाते हैं, है ना, 350 एग रिलीज़ करती है। अगर सभी को सिल्क वॉर्म को वो करवाएं तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगा, जो सिल्क है वो भी कैसे कलर का होगा, येलो कलर का होगा, येलोइश कलर का, येलोइश वाइट कलर का होगा। अब येलोविश वाइट होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। मार्केट प्राइस कम होने के लिए कम ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने ज़्यादा अगर मौत हो जाएंगे तो वो तो अंडर कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, बाकी सबको क्या कर लेते हैं, प्रोसेसिंग में ही डेथ हो जाती है, मार देते हैं बाय द हेल्प ऑफ बॉइलिंग स्टीमिंग, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अभी हम पढ़ते हैं क्या, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन। अभी तक हमने कौन से पढ़े हैं, वो सोर्सेस पढ़े हैं आपके फाइबर के, जो कहाँ से आपको मिल रहे थे, एनिमल से मिल रहे थे। अभी हम पढ़ रहे हैं कॉटन से, यानी वो सोर्सेज जो आपको कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, प्लांट से प्राप्त हो रहे हैं, किसके लिए, फाइबर के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन आपका क्या है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कपास, ठीक है। अब कपास को करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, यानी लार्ज एरिया में उसको सबसे पहले कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट करने के बाद में उसको क्या करते हैं, जब उस सबसे पहले उसकी क्या आएगी, फ्लावरिंग स्टेज आएंगी, ठीक है। जब कपास को क्या आता है, फूल आता है। फूल आने के बाद में वो क्या बन जाता है, फ्रूट की फॉर्मेशन कर लेता है। फ्रूट जब मैच्योर हो जाता है, जब उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिले, टेम्परेचर या और एयर मिले, यानी उसको इक्वल जितना उसको एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब टेम्परेचर चाहिए, जितनी उसको सूर्य की जो आपकी सन की हीट है वो चाहिए, और उसको इक्वल अमाउंट में एयर चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, जो उसकी पोड है यानी कॉटन पोड है, वो क्या कर जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी। और बर्स्ट करने के बाद में आपको क्या मिलेगी, कॉटन मिलेगी। ये तो हमारा प्रोसेस था किसका, कॉटन को कल्टीवेट करने के बाद में। और हम कॉटन बाद में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। अब हमें क्या मिल गई, कॉटन मिल गई, लेकिन उस कॉटन के साथ क्या है, सीड भी है ना। तो कॉटन से, कॉटन को और सीड को क्या करना, अलग करना, सेपरेट करना। इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन बाल्स।
यानी आपने देखा होगा सूरज आप जब सूरज क्या देता है, प्रॉपर अमाउंट में हीट देता है और आपको प्रॉपर अमाउंट में एयर मिलती है कपास के पौधे को, तो उसकी जो फल है, जो उसका फ्रूट है, वो क्या करने लग जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। ब्रस्ट करने के बाद में उसके क्या निकलते हैं, कॉटन निकलती है, और कॉटन के साथ उसके क्या रहते हैं, सीड रहते हैं। लेकिन हमें तो क्या बनाना है, हमें तो फैब्रिक बनाना है। फैब्रिक बनाने के लिए हमें सीड का हम कुछ नहीं करेंगे, हम किसको चूज़ करेंगे, हम कॉटन को चूज़ करेंगे। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉटन को और सीड को दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग करने पड़ेगा। अब कॉटन को और सीड को अलग करना है, उस प्रोसेस को कहेंगे हम गिनिंग। ठीक है, यानी आपका गिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ removing or separating cotton seeds from cotton balls। इस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। अब कॉटन बाल्स हमने क्यों कहा, क्योंकि जो वो कॉटन है वो किसकी फॉर्म में होती है, बॉल की शेप में होती है, इसीलिए हमने उसको कहा है कॉटन बॉल। आई होप आपको फर्स्ट स्टेज आसानी से क्लियर हो गई है। देन सेकंड स्टेज आती है स्पिनिंग ऑफ कॉटन बॉल्स। अब कॉटन बॉल्स की हम स्पिनिंग कैसे करेंगे, जो आपकी स्पिनिंग होती है सूतना। अब आपने देखा होगा पुराने टाइम पे गांधी जी खादी के कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे, और वो किससे काटते थे, चरखा से। ठीक है, तो अभी आजकल क्या यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी है। पहले टाइम पे क्या करते थे, चरखे से काटते थे। तो इसमें क्या होता है, द मेकिंग ऑफ यार्न क्या होता है आपका, लूज थ्रेड को क्या कहते हैं हम, यार्न कहते हैं। ठीक है, यानी जो मतलब प्रॉपर टाइट धागा ना हो, स्टिक धागा ना हो, लूज सा धागा हो, उसको हम क्या कहेंगे, यार्न कहेंगे। तो यार्न से आपका क्या बन जाए, आपका फाइबर बन जाए। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग कहेंगे। यानी स्पिनिंग क्या है, आपने क्या निकाली, कॉटन बॉल्स निकाली, और कॉटन बॉल्स को आपने ऐसे पतले मतलब जो लूज थ्रेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसको क्या कहा हमने, स्पिनिंग कहा। पुराने टाइम में क्या था, स्पिनिंग किससे करते थे, चरखा से करते थे। बेस्ट एग्जाम्पल है गांधी जी। अभी आपका यार्न कैसा है, लूज थ्रेड है ना। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यार्न है उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा। ट्विस्ट करने के बाद में जो आपका थ्रेड होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेज है आपकी फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक। यार्न से और फैब्रिक बनाने, यानी लूज थ्रेड से और फैब्रिक बनाने के लिए आपको मेनली 2 प्रोसेस चाहिए होते हैं। पहला है वीविंग एंड दूसरा है आपका नीटिंग। ठीक है, वीविंग और नीटिंग दोनों प्रोसेस क्या है, यार्न से और फैब्रिक बनाने में यूज़ होंगे, लेकिन दोनों का जो तरीका है फैब्रिक बनाने का वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, वीविंग को पढ़ेंगे। वीविंग में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न होते हैं,
उनको क्या करते हैं, एक साथ ट्विस्ट करते हैं, मतलब टुगेदर, मतलब एक साथ रखते हैं हम। कहने का मतलब है 2 सेट्स ऑफ यार्न, यानी हमें यार्न 2 यार्न लेने पड़ेंगे, ठीक है। किस में? वीविंग में। उनको हम क्या कर देंगे, हम उनको टुगेदर कर देंगे। तो 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, ठीक है, टू मेक ए फैब्रिक। एक फैब्रिक बनाने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ेगी? 2 सेट ऑफ यार्न की, ठीक है। देखिए ऐसे, एक तो क्या जा रहा है आपका, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, और एक क्या जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है। आप जब भी अपने कपड़े को या दुपट्टे को, जब आप लाइट की प्रेजेंस में ऐसे लाइट के सामने ऐसे करके देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा? 2 थ्रेड दिखेंगे, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल दिखेगा और एक आपका दिखेगा वर्टिकल दिखेगा। अब ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? आपका एक फैब्रिक बना देते हैं। कभी भी आप अपने कपड़े को लाइट की प्रेजेंस में जब उसके पास करके देखते हो, फोकस करके देखते हो लाइट में, तो आपको जो आपके थ्रेड्स हैं वो इस तरह अरेंज मिलेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वीविंग। यानी वीविंग में कितने सेट्स हो गए? 2 सेट, एक ये और एक ये, ठीक है। 2 सेट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब 2 सेट होने ही होने चाहिए। लेकिन नीटिंग में सिर्फ ओनली 1 set of yarn is required। इसमें कितना? सिर्फ ओनली एक चाहिए। अब एक धागे से क्या कभी कोई फैब्रिक बनता है? बनता है। आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे जब आपकी मम्मी स्वेटर बनाती है, तब वो सिर्फ एक सिंगल वूल से आपका पूरा क्या बना देती है? आपकी स्वेटर बना देती है, ठीक है। तो एक सिंगल से ऐसे ऐसे, यानी देखिए एक सिंगल थ्रेड से वो क्या बना देती है? कंप्लीट आपका फैब्रिक बना देती है, आपकी स्वेटर बना देती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों हैं तो एक ही चीज़ की, यार्न से क्या बना रहे हैं? फैब्रिक। लेकिन इसमें कितने चाहिए आपके? यार्न 2 चाहिए, 2 सेट चाहिए, और इसमें सिर्फ ओनली 1 सेट चाहिए। इसका एग्जाम्पल बता दिया कि आप अपने किसी भी कपड़े को लाइट के पास लेके जाके देखोगे तो आपको ऐसे अरेंज मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आप स्वेटर जब आपकी मम्मी बनाती है तो आप एक सिंगल वूल से ही क्या बनाती है? वूल थ्रेड से ही क्या बना देती है? कंप्लीट स्वेटर बना देती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? नीटिंग। आई होप आपको कॉटन से फैब्रिक बनाने का प्रोसेस समझ आया होगा। आइए एक डायग्राम की हेल्प से हम इसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कॉटन बॉल्स की क्या की? गिनिंग की, यानी उनको सेपरेट किया, कॉटन बॉल्स को अलग और सीड्स को अलग, ठीक है। उसके बाद हमने स्पिनिंग की। स्पिनिंग पहले चरखा से की जाती थी और आजकल के टाइम पे मशीन से होती है। एंड गिनिंग ऑल्सो डन बाय मशीन्स, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने क्या की? वीविंग की। वीविंग में मतलब हमने क्या बनाया? यार्न से क्या बनाया? फैब्रिक बनाया। उसमें 2 प्रोसेस, दोनों का सेम ही काम है कि क्या बनाना? फैब्रिक बनाना। लेकिन वीविंग में क्या है, क्या होता है? 2 सेट्स ऑफ आपके थ्रेड यार्न लेना पड़ता है, और नीटिंग में क्या लेना पड़ता है? ओनली सिंगल थ्रेड, और हमें क्या मिल जाता है बाद में? फैब्रिक मिल जाता है। सेकंड जो प्लांट सोर्स है आपका वो है जूट। जूट जैसे हमने देखा कि कॉटन में हमने क्या यूज़ किया था? फ्रूट यूज़ किया था। ऐसे ही हम जूट में क्या यूज़ करेंगे? स्टेम या फिर बार्क ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट के हम क्या यूज़ करेंगे? स्टेम या फिर बार्क। अब जूट प्लांट की हाइट कितनी होती है? 2.5 से 3.5 मीटर होती है। इसकी हाइट 2.5 से 3.5 मीटर होती है। अब ये बेसिकली किस में यूज़ किया जाता है? इससे आपके जो क्लॉथ वगैरह वो नहीं बनते, आपके जो हाउस होल्ड
आर्टिकल्स हैं उनको बनाते हैं, जैसे जूट मैट, मैट हो गया, मैट हो गई, डोरमैट और जूट बैग। ये कुछ एक आप एप्लीकेशंस थे, यूजेस थे किसके, जूट के, कि क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं हम जूट से। तो जूट हमें किससे मिलता है, स्टेम से मिलता है, किसके, जूट प्लांट के। उसकी हाइट होती है 2.5 to 3.5 मीटर। एंड जो इसकी यूजेस हैं, क्या क्या बना सकते हो आप, उनसे मैट बना सकते हो, डोरमेट बना सकते हो और जूट बैग बना सकते हो। आई होप आपको फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 3 अच्छे से समझ आया होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।